स्क्रीन सबको विजिबल है? तो आए तो चलो शुरू करते हैं। वॉइस प्रॉपर आ रही है ना मेरी? हाँ भाई आ रही है। ओके। तो मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो भी वेबिनार है एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके आगे भी जो रहेंगे वो भी फ्री ही रहेंगे। ना ही यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट हो रही है किसी कोर्स की, या फिर कोई भी डीमैट अकाउंट ओपनिंग नहीं हो रहा, ना कुछ हो रहा। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट वेबिनार है। तो ये जर्नी की नई शुरुआत करना चाह रहा हूँ, जो कि लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ स्टॉक मार्केट की, यहाँ पे ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस हु वांट टू स्टार्ट लर्निंग स्टॉक मार्केट। दिस इज फॉर यू। एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। लाइफ में प्लान बी होना जरूरी है एक्स्ट्रा इनकम के लिए। अगर आप ये वेबिनार अटेंड कर रहे हो तो इसका मतलब आपका एक मोटिव है कुछ ना कुछ नया सीखने का, या फिर कोई जो ऐसा होगा जिसे स्टार्ट करना है। कोई ऐसा होगा जिसको थोड़ा नॉलेज होगा स्टॉक मार्केट का, लेकिन उसे उसे कुछ और सीखना है। किसी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस चाहिए। तो आज यहाँ सब जो भी लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। सो चालू करते हैं। अगर मेरी जर्नी की बात करें तो मेरा नाम पीयूष है। मैं वर्धा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और करंटली मैं पुणे में स्टे कर रहा हूँ। जो मेरा एजुकेशन है, एजुकेशन बैकग्राउंड, जो मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और अभी मैं स्पाइडर सॉफ्टवेयर इंडिया के लिए एज अ मार्केट एनालिस्ट वर्क कर रहा हूँ लास्ट 6 मंथ से। सो ओवरऑल जो मेरा स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है वो 3 इयर्स का है। तो अभी तक जो भी सीखा मैंने पहले सीख लिया। ऐसा नहीं कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मैं पार्ट टाइम ही करता हूँ ये सब चीजों को। लेकिन स्टॉक मार्केट की अगर आपको स्टार्ट करना है तो बेसिक से स्टार्ट करना होगा। अगर इक्विटी आपका स्ट्रांग है तो आप इंट्राडे भी कर सकते हो, और ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इंडेक्स ऑप्शन भी कर सकते हो। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे एक कलीग है भैया, उन्होंने मेरे को 50 के दिए थे इस चीज के लिए कि तू खुद भी सीख और हमारे को भी सिखा। तो मैंने ये लॉकडाउन जब चालू था तब ये मैंने जर्नी स्टार्ट की थी। 1 साल सीखा मैं। बाद में मैंने मेरा खुद का ग्रुप शुरू किया, जो कि ट्रेडिंग फ्लीट नाम है। कई लोग मेरे से पहले से भी जुड़े हुए हैं। जब से मैंने ग्रुप स्टार्ट किया था तब से कोई कोई लोग। तो ऐसी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो अभी जो भी मैं फाइनेंशियल मार्केट्स में वर्क कर रहा हूँ, तो उससे मुझे और लर्निंग मिल रही है। अब जो मैं स्पाइडर सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहा हूँ, वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर जो रहते हैं उसका मुझे ट्रेनिंग्स देना पड़ता है क्लाइंट्स को, और उनको सिखाना भी पड़ता है ये सब चीजें। तो मुझे ट्रेंड्स, मार्केट ट्रेंड्स अच्छे से पता है। अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कैसे करना है ये पता है। स्ट्रेटेजी कैसे एग्जीक्यूट करना है ये भी पता है। तो इन सब से मेरी एक्सपर्टाइज आ गई कि जो टेक्निकल एनालिसिस रहता है, फंडामेंटल एनालिसिस रहता है, जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, ये सब चीजों का मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है। कोई रिस्क मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजीज रहती है, जो कहाँ पे मोमेंटम चालू है, कौन सा स्टॉक अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अभी मैं यहाँ पे फुल टाइम इन्वॉल्व हूँ, इसलिए मुझे ये सब चीजें पता है। तो मैंने पहले से ही पूरा फुल अप्रोच ट्रेडिंग पे दिया है। और मेरे रिसर्च के साथ ही मैंने डिसीजिव एक्सचेंज लेना स्टार्ट किया था, जो कि अभी मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी बहुत अच्छे से करता हूँ। कुछ एडवांस इंडिकेटर्स है और कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स है, वो भी मैं अच्छे से यूज करता हूँ। वही सबका जो एनालिसिस रहता है वही मैं थ्रू आउट माय ट्रेडिंग फील्ड ग्रुप व्हाट्सएप का जो है, तो वहां पे मैं जो भी कॉल्स देता हूँ, या कोई भी कॉल्स या न्यूज जो भी आपको दिखता है ग्रुप में,
वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। उसका आपको बेनिफिट लेना चाहिए। उसका जो भी ये है अप्रोच है। अगर आप मुझसे पूछते हो, कोई कोई लोग है जो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि भाई ये जो स्टॉक बताया तूने, तो इसका एनालिसिस कैसा है, क्या है, तो ऐसा पूछना आपका काम है। मैं तो डालता हूँ, मेरा काम नहीं है स्पून फीडिंग करना। अगर आप सिर्फ कॉल्स पे अगर काम करते रहोगे तो सीख नहीं पाओगे कुछ। तो ये बात ध्यान में रखना। मैं बिलीव करता हूँ कंटिन्यूअस लर्निंग पे ज्यादा मेरा फोकस रहता है। अभी मैं फुल टाइम मार्केट में उतर चुका हूँ, तो कैसे कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, कैपिटल कैसे प्रिवेंटेशन करना चाहिए, ये सब, और पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मैंने जब स्टार्ट किया था तब ज्यादा कैपिटल से स्टार्ट नहीं किया था। कोई भी अगर मार्केट में आता है तो ज्यादा कैपिटल से नहीं आए तो बेटर है। अगर आप विदाउट नॉलेज, विदाउट इसका आएंगे मार्केट में, तो लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा है। आपको जो स्ट्रॉन्ग बेसिक है स्टॉक मार्केट का वो क्लियर करना होगा। तो मेरा विजन जो है स्टॉक मार्केट से जो भी अपॉर्चुनिटीज है, तो मैं कैसा बिलीव करता हूँ इन मार्केट में। जो भी मेरा रिस्क मैनेजमेंट है और स्ट्रेटेजीज है, उसको मैं एक्सप्लोर करते रहता हूँ। और मेरा यही विजन है, जो भी इन्वेस्टर या फिर कोई स्टूडेंट्स जो कि इसमें पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देना, उनको एम्पावर करना, उनको एजुकेट करना कि क्या कैसा रहता है मार्केट का बिहेवियर, इंक्लूडिंग टूल्स कैसे यूज कर सकते हैं। मेरा सिर्फ यही विजन नहीं है कि सिर्फ रिटर्न्स पे फोकस करे, बट ऑल्सो क्रिएटिंग अ वैल्यू दैट एजुकेटेड पीपल अबाउट फाइनेंशियल मार्केट। तो ये जो सोसाइटी का जो मैंने स्टार्ट किया है, जो भी सिखाना, अगर मुझे ये वेबिनार से अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं उनके लिए और कुछ ना कुछ करूंगा। तो ये जो सपोर्टिवनेस है, वो अपने इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत हेल्प करेगा। तो जो भी कंटिन्यूस लर्निंग से आपसे मिलेगी आपको, और अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रोथ मार्केट में, और जो भी मार्केट के फ्लक्चुएशंस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स, वो टेम्पररी होते हैं। तो ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, वो आप स्टॉक मार्केट से कर सकते हो। मेरा जो मेन विजन मिशन है, जो कि एम्पावर करना इंडिविजुअल्स को, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस करना, उनको एजुकेट करना, उनको स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन करना, उनको प्रॉपर गाइडेंस, एजुकेशन और सपोर्ट करना। तो मेन फोकस रहेगा यहाँ पे एजुकेशन, जो कि सबसे बेस्ट वैल्यू रहेगा। जो भी एजुकेशनल रिसोर्स रहेंगे, इंसाइटफुल जो भी मार्केट एनालिसिस रहेगी, जो भी कुछ गाइडेंस होगा, वो मेरे तरफ से आपको फुल्ली मिलेगा यहाँ से। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट। मोस्ट ऑफ दी पीपल्स को ये पता होगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं पब्लिकली। तो कहाँ पे करते हैं, ऐसा कौन सा मार्केट प्लेस है जहाँ पे ये काम होता है, जो कि है एनएससी एंड बीएससी। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई में इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में। और जो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो मुंबई में भी ऑफिस है और उसका दिल्ली में भी है। तो जब बीएससी जब आया मार्केट में, तब अब अभी तक उसको 150 से भी ज्यादा साल हो गए हैं, जो कि अभी तक चल रहा है। इसका मतलब उसमें कुछ तो बात है। अगर कोई भी प्रोडक्ट नया मार्केट में लॉन्च होता है, अगर लोगों को पसंद नहीं आता है, तो वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। पर बीएससी और एनएससी अभी भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि अब आज भी मार्केट में लोग बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहले जितने नहीं हो रहे थे, तब से अभी इतना लॉकडाउन के बाद बढ़ गया है रेट। जितने डीमैट्स अकाउंट ओपन हुए हैं, जितने ट्रेडर्स लोग बढ़े हैं, तो अगर स्टॉक मार्केट का अगर डेली का टर्नओवर देखे ना आप लोग, तो 5 लाख प्लस पर डे का टर्नओवर है डेली का। अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें, तो 4 करोड़ प्लस लोग, इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, ये एक्टिवली डेली ट्रेड्स करते हैं। अगर कुछ बेनिफिट है इसमें, तो
फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी सपोज बैंक लेते हैं। बैंक में अगर आप एफडी करते हो तो अभी के हिसाब से 6 to 7% रिटर्न आपको मिलेगी। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो उस पे आपको 6 से 7 हजार रुपए ही मिलेंगे। बट स्टॉक मार्केट में हम डेली का भी 5 से 6% आराम से निकाल सकते हैं। एज अ लॉन्ग टर्म भी अगर देखा आपने, एफडी अगर करते हो तो उसमें पैसा डबल होने में कम से कम 10 साल लगते हैं, राइट। बट अगर वही बैंक के शेयर्स आप लेते हो तो 10 ईयर में डेफिनेटली 1 लाख के 10 लाख होते हैं। एज पर ऐसे और भी कुछ बेनिफिट्स है मार्केट के जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। अगर आप आज देखते हो कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है। हम जब क्वालिफिकेशन कर रहे थे, जब की कॉलेज की फीस थी, जब ग्रेजुएट हुए, तब की जो फीस थी वो आज के इसमें, जो कि बच्चों की नर्सरी प्ले स्कूल की फीस वो रहती है। आज फ्यूल्स, वेजिटेबल्स, इंटरेस्ट रेट, ये सब बहुत बढ़ गया है। तो इसका इसको हम लोग कैसे बीट कर सकते हैं? तो पहले के जो लोग थे, जो एफडी में इन्वेस्ट करते थे, एफडी में इन्वेस्ट करते थे, आरडी में इन्वेस्ट करते थे, गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, चिट फंड में इन्वेस्ट करते थे, रियल एस्टेट में करते थे, इंश्योरेंस पॉलिसी में करते थे और स्टॉक मार्केट में भी करते थे। लेकिन अब अगर इन सब चीजों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग अभी स्टॉक मार्केट की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। इसमें से अगर कोई बेस्ट ऑप्शन है तो है स्टॉक मार्केट। जनरेशन जैसे ही अपडेट हो रही है, जैसे जैसे साल आगे जा रहा है, वैसे वैसे एफडी के जो रेट्स है वो कम से कम हो रहे। पहले का जो एफडी का रेट था वो बहुत ज्यादा था, पहले के लिए अच्छा था। अभी स्लो स्लो वो कम परसेंट पे आ रहा, अभी 6-7% चल रहा है, शायद 5% पे आ सकता है अगले चलो। सो द पास्ट was different and present is difference। सो जिसने वक्त के साथ अपने आप को चेंज किया उसने अभी तक बहुत पैसा कमाया है। जो इंसान वक्त के साथ नहीं बदलता है उसको वक्त एक दिन खुद बदल देता है। सो बी चेंज फ्रॉम नाउ। कि लोग बोलते हैं ना कि अगर आप वो पाना चाहते हो जो आज तक कभी नहीं पाया है, अगर आप वो पाना चाहते हो जो आज तक कभी नहीं पाया है, तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया है। जो आज कर रहे हो वही अगर कल करोगे तो डिफरेंट कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो आज कर रहे हो वही कल कर रहे हो तो उसका कुछ डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा आपको। जो आज कर रहे हो फिर से वो कल करोगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। अगर आपको लगता है कि कल कुछ अलग मिलना चाहिए, अलग होना चाहिए, तो आज कुछ तो अलग करना पड़ेगा आपको। तो ये समझना पड़ेगा। अर्निंग मनी इज सिंपल बट नॉट इजी। मनी, पैसा भगवान ही नहीं है बट भगवान से कम भी नहीं है। जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स रहते हैं, जो मोस्ट ऑफ द लोग रहते हैं अपने इधर, तो वो क्या बोलते हैं, पैसा आ गया तो कुछ करूंगा, पैसा मेरे पास आ गया तो मैं कुछ करूंगा। पैसा क्या बोलता है, तू कुछ कर तो ही मैं तेरे पास आऊंगा। पैसा सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलता है। अगर आज तूने मुझे बचाया तो कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। भले मैं तेरे साथ ऊपर नहीं आऊंगा, पर जब तक तेरे साथ हूं तब तक तुझे बहुत ऊपर लेके जाऊं। तो इसके लिए कम से कम टाइम में अगर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स बन सकते हैं किसी चीज में, जो कि स्मार्टेस्ट वे है अभी के हिसाब से, स्टॉक मार्केट। तो अगर इसके बेनिफिट्स देखते हो आप, इसके बेनिफिट्स मैं एग्जाम्पल के साथ ही समझाऊंगा आपको। दो फ्रेंड्स हैं जो कि सेम कंपनी में वर्क करते हैं, सैलरी भी सेम है। उनको
बच्चा रहता है 2 साल का, उसके फ्यूचर के लिए वो सोचते रहते हैं कि इसके फ्यूचर के लिए अपने को इन्वेस्ट करना है। तो एक जो फ्रेंड रहता है वो 5 लाख इन्वेस्ट करता है एसबीआई बैंक के एफडी में, और दूसरा जो रहता है वो 5 लाख रुपए के शेयर्स लेता है एसबीआई बैंक में। तो 18 साल बाद जिसने एफडी में इन्वेस्ट किए थे उसके बनते हैं 30 लैक्स, और जिसने शेयर्स में इन्वेस्ट किए थे, अगर 2000 की बात करें तो एसबीआई का शेयर प्राइस था तब 22 रुपीज पर शेयर। तब 5 लाख रुपए के शेयर 22,727 शेयर आए थे। उसके बाद एसबीआई शेयर स्प्लिट हुआ था 1:10 में। तो 22,727 इंटू 10 अगर करते हो तो 2,27,270। अभी 2018 में एसबीआई का शेयर का प्राइस था 257 रुपए पर शेयर। तो अगर उससे अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो करोड़ों में चला जाता है। 5 crores 84 lakhs 8,390। और डिविडेंड मिला वो अलग से मिला है। जो ये जो बेनिफिट्स है, स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड, ये सब चीजें आपको अदर इसमें नहीं मिलती अगर आप शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते हो। तो ये जो सोच है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, यही माइंडसेट से अपने को मार्केट में काम करना है। अभी और एग्जांपल बता दो आपको। इंफोसिस, इंफोसिस शेयर में अगर 2000 का जब ईयर चालू था तब अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते किसी ने तो उसकी वैल्यू आज करोड़ों में थी। और 5 लाख छोड़ो, आपने 5 से 10 हजार भी इन्वेस्ट किए होते तो आज लाखों में होते। तो ये जो पावर है ये इन्वेस्टिंग के पावर है। अगर आप सेम एग्जांपल, अगर आप क्रिकेट भी सबको पसंद होगा, लेकिन क्रिकेट में पहले कैसा था, पहले 50 ओवर का मैच रहता था और वहां पे 200, 250, 300, 350 इतने ही रन्स बनते थे। लेकिन जैसे जैसे चेंजेस आए वैसे T20 आया, आईपीएल आया, लेकिन तब वहां पे क्या होता है, रन्स जो है वो फास्टली स्कोर होते हैं। जो ये जनरेशन के लोग हैं उनकी स्किल्स उनसे भी ज्यादा है, वो बहुत स्मार्ट तरीके से खेलते हैं। तो यही चीज अपने को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है, इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना है। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। ये तो मैं आपको सिखाऊंगा ही धीरे धीरे, जैसे ही जैसे ही मेरा मुझे शेड्यूल होता है या फिर जैसे ही आप लोग रिस्पॉन्स करते हो वैसे मैं आपके लिए हर वीक में कुछ ना कुछ शेड्यूल करूंगा। तो 2009 की भी बात करें अभी, तो ये जो कंपनी आपको दिख रही है स्क्रीन पे, इनके शेयर प्राइस, बजाज शेयर, अवंती फीड्स, ये सब जो भी शेयर्स है इनकी प्राइस एकदम कम रेट पे थी। लेकिन 2019 में ये इतना बढ़ गई, इतने परसेंट के रिटर्न आ गए। ये सिर्फ पॉसिबल है मार्केट में ही। जैसा मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि ये 257 रुपीज का शेयर 2018 में था, लेकिन अभी अगर आप एसबीआई शेयर का रेट देखते हो तो 800 प्लस अबव ही है। तो जो भी अच्छी कंपनी आती है जहाँ इसके फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ अच्छा होता है, उसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में पैसा जरूर बनेगा। तो अभी लोग बहुत ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि अभी अभी के जनरेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है इसकी तरफ। अभी जो भी मार्केट में चालू है, स्कैम्स चालू है, एक्चुअली एजुकेशन नाम का तो स्कैम ही करते हैं लोग। जो जेन्युइनली सिखाने वाले बहुत कम लोग हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पे आपको यही चीज दिखेगी कि सिर्फ प्रॉफिट का स्टेटमेंट दिखा के लोगों को अप्रोच किया जाता है मार्केट में कि आप ट्रेडिंग करो। उसको कोर्स के नाम पे कुछ भी लोग बेच देते हैं। वो ट्रेडर खुद भी नहीं सीखता, 15-15, 20-20 हजार के लोग कोर्स बेचते हैं, लेकिन वो सीख नहीं पाता उससे। कोई बहुत कम लोग है। अगर रेशो देखिए स्टॉक मार्केट का तो 95% की 95% लोग फेल ही है स्टॉक मार्केट में।
लेकिन जो 5% लोग हैं ना, उसमें भी एक्टिवली ट्रेडर्स लोग हैं, उसमें भी जो मोस्ट सक्सेसफुल है, एक उसका रेशो बहुत कम है। जैसे एमपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं लोग, वहां पे भी रेशो ऐसा कम है, वैसा भी इसमें है, लेकिन तो भी लोग मोस्टली एक्टिव यहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि सबको पैसा कमाना है। तो ये माइंडसेट से आते हैं सब जन, कि मैं जल्दी से जल्दी सीख पाऊँ और जल्दी से जल्दी पैसा कमाऊँ यहाँ से, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है भाई लोग। ये पॉसिबल नहीं होता है मार्केट में, क्योंकि कुछ भी आप छोटे से लेके बड़े हो गए, आपने इतना सारा अभी तक पढ़ाई की, ये सब चीजें की, लेकिन आप इतने जल्दी थोड़ी सीखे। पहली स्टैंडर्ड में थे तो डायरेक्ट 10 तक तो नहीं पहुंच गए ना, इसने सीखने के लिए भी टाइम लगता है। और आप किसी के भी वीडियो देखो, किसी भी वेबिनार अटेंड करो या कुछ भी करो, आप उसके जैसे ट्रेडिंग खुद नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे। मार्केट में आपको उतरना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप वॉच करोगे डेली, जैसे जैसे उस मार्केट को टाइम दोगे, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा, तब जाके आप उसको समझोगे। तो वाई ट्रूडर ट्रेडर लूज द मनी, अब मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दूंगा। अगर कोई स्टार्ट करता है ट्रेडिंग में, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने किया वही मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मैंने कोई शुरुआत में ही से ट्रेडिंग चालू नहीं की थी, और अभी भी मैं नहीं करता हूँ फुल टाइम में, लेकिन जो भी मेरी एनालिसिस है वो बहुत अच्छी है। आप ट्रेड में हो, अगर आप ट्रेड में हो ना, तो मार्केट में मार्केट को कभी नहीं समझ सकते। अगर आप ट्रेड में हो तो आप मार्केट को कभी नहीं समझ सकते। ये मेरी बात अच्छे से समझ लो। आपको पहले बिना ट्रेड करे मार्केट को ऑब्जर्व करना है। आपको क्या करना है, बिना ट्रेड करे मार्केट को पहले ऑब्जर्व करना है। मार्केट को देखना है कि जो भी आप सेटअप फॉलो कर रहे हैं या फिर किसी की स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रहे हो, तो ये सेटअप कैसे काम करता है। वो सेटअप कैसे भी काम करो, लेकिन आपको ट्रेड नहीं लेना है उस पे, उसको सिर्फ वॉच करना है। एक दो महीने एक दो महीने आप उसको वॉच करो, सिर्फ बैठकर वॉच करो, रोज ऑब्जर्व करो मार्केट को, और अपने आप को कंट्रोल करो कि आप ट्रेड नहीं लो। क्योंकि जो लोग ट्रेड लेते हैं ना शुरुआत में, कि जो उनके जो लॉसेस होते हुए, वो इमोशनल कंट्रोल की वजह से होती है। जो सबसे ज्यादा अगर लॉसेस होता है तो इमोशन के वजह से होता है। लोग प्रैक्टिकली नहीं सोचते उस चीज को। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी स्टार्ट करो, तो आप पहले मार्केट को ऑब्जर्व करना सीखो। मैंने अभी तक ऑब्जर्व ही करते आ रहा हूँ। बहुत कम है जो मैं ट्रेड्स लेता था, कम से कम ट्रेड लेता था, लेकिन अच्छे लेता था। तो ऐसा नहीं कि मार्केट में फास्ट ही पैसा करता है, वो जो अपने ग्रास्पिंग कैपेसिटी रहती है, हम कैसे मार्केट को टाइम दे रहे हैं, उस पर डिपेंड है। तो इसको अगर आप कंट्रोल पा इमोशंस को अगर कंट्रोल कर पाते हो, ठीक है, तो उसे अगर कंट्रोल करना आपको आ गया ना, तो आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो। आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीज जो है वो रिपीट करना है आपको, सिर्फ ऑब्जर्व करना है मार्केट को, कि जो भी सेटअप्स बन रहे हैं, रोज पैसा आ रहा हो ना आ रहा हो, वो सेटअप कैसे चल रहा है। सिर्फ ट्रेड नहीं लेना है। ये एक दो महीने अगर आपने किया, तभी आपको खुद पता चलेगा कि हाउ रियली मार्केट वर्क्स, मार्केट सच में कैसा काम करता है। ये आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही सिखा सकता है। ट्रेड के अंदर बैठ के अगर आप मार्केट ऑब्जर्व करोगे, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। ट्रेड अगर के अंदर बैठकर आपको ऐसा पता है क्या होता है, ट्रेड के अंदर अगर बैठे ना आप, तो आपका ध्यान चार्ट के ऊपर नहीं रहता है। आपका ध्यान सिर्फ पीएनएल स्टेटमेंट पे रहता है, कि कैसा पैसे बढ़ रहा है, कैसा कितना पैसा कम हो रहा है। चार्ट गया समझ के बाहर, चार्ट देखना ही बंद हो जाता है। जब तक आप ट्रेड के अंदर घुसते हो ना, तो चार्ट दिखना तो बंद हो जाता है। उसके बाद सिर्फ आपको दिखने लगता है वो पैसा, कि कितना आ रहा है कितना नहीं। तो ये सब चीज तभी अवॉइड हो सकती है जब आप मार्केट को ऑब्जर्व करो अच्छे तरीके से, और उसके बाद ही डिसीजन जब आपका बने, तब कम से कम पैसों में ट्रेड करना स्टार्ट करो। बेसिकली जब शुरुआत होती है ना, एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी,
ऐसा ही शुरू करो। पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर ये सब चीज पे अवॉइड किया ना, तो मार्केट से पैसा बनता ही नहीं। ये फैक्ट है। आपको ये सब चीज सीखने पड़ेगी। जो बिगेस्ट जो मिस्टेक करते हैं ट्रेडर, पहली बात तो सब लोग स्ट्रैटेजी के पीछे रहते हैं। तो मुझे एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए कि उससे मेरी 80 to 90% एक्यूरेसी हो। पहली बात तो ऐसी स्ट्रैटेजी कोई रहती नहीं मार्केट में। मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चलता है। तो जो भी बिगिनर्स आते हैं और जो लॉसेस करते हैं, तो पहली बात उसका लैक ऑफ रिसर्च एंड नॉलेज उसको कम पड़ता है। बिना सीखे बिना समझे स्टॉक मार्केट को, स्टॉक मार्केट ये कोई एटीएम मशीन नहीं है जिससे कार्ड डालो और पैसा निकल जाएगा। ये एक बिजनेस है जिसको अगर आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, कौन सा भी अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ऐसा ही नहीं करते हो। आप उसके बारे में पहले सोचते हो, रिसर्च करते हो, नॉलेज लेते हो, उसके बारे में उसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है वो बिजनेस का वो भी देखते हो, उसके अंदर के कॉम्पिटिटर्स देखते हो। तो इन सब बातों का नॉलेज लेने के बाद ही आप उस बिजनेस में पैसा लगाते हो। और पैसा लगाने के बाद भी आप 10 बार सोचते हो कि क्या मैंने पैसा सही जगह पे लगाया। लेकिन मार्केट में कोई कोई स्टॉक्स तो लेता है लेकिन उस पे तरफ ध्यान ही नहीं रहता। किसी ने बोला भाई ले लिया, तो ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर गया तो भाई प्रॉफिट होगा, नीचे गया तो लॉस हो गया। तो ये भी एक रीजन है कि जो 95% जो बोलते हैं लॉक में, मार्केट में ये जो फेल्स होते हैं। तो स्टॉक मार्केट लगता है सबको कि गैम्बलिंग है करके। इट्स नॉट अ गैम्बलिंग। ये अगर इसका नॉलेज लिया ना आपने सही से, तो इससे ज्यादा पैसा बना के कोई नहीं दे सकता आपको। अभी जो बोलते हैं ना लोग कि गैम्बलिंग है, एक्चुअली ये जब मार्केट में आते हैं तब इसके उसके रिसोर्स से आते हैं। इसका चैनल ज्वाइन करेंगे, उसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, उस पे इतने सारे कॉल्स आते हैं, उसको देखते हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ये उसने बाय कॉल दिया तो क्यों दिया, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्यों हुआ। इसका रीजन भाई को पता, किसी को भी नहीं पता रहता। वो सिर्फ जिसने डाला है ना उसको ही पता रहता है। वो लोग कॉल्स तो देते हैं लेकिन उनका भी एक पैसे कमाने का, वो खुद ट्रेडिंग नहीं करते लेकिन कॉल देते हैं। उसमें भी कैसा रहता है, 50% बाय साइड का कॉल रहता है, 50% सेल साइड का रहता है इंट्राडे वाले को लिए। और जो प्रॉफिट्स आते हैं ना उनके स्क्रीनशॉट आपको दिखाए जाते हैं। तो इसमें अगर सबसे मेन चीज है, बेस्ट थिंग है मार्केट में, अगर इससे बचना है किसी को, तो है रिस्क मैनेजमेंट। आपने रिस्क को मैनेज नहीं करा तो आप एक महीने में आप जितना भी कैपिटल लेके आए हैं वो अपनी कैपिटल को जीरो करवा के मार्केट से बाहर जाओगे। मेन चीज ये है कि मार्केट में सस्टेन करना इज द इम्पोर्टेंट थिंग, नॉट कि आप सिर्फ पैसा ही कमाओ। इसने इतना परसेंट बनाया, उसने उतना परसेंट बनाया, ये सिर्फ दिखावा है। अगर आपने कैपिटल अगर वाइप हो गया, हर ट्रेडर का होता है, ऐसा नहीं, मेरा भी हुआ था। स्टॉक मार्केट में जो भी आता है बिगिनर, उनका कैपिटल वाइप हो जाता है पहले तो, क्योंकि सीख सीखने में टाइम लगता है ये सब चीजें। और मेन चीज रहती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये आप खुद सीखोगे। जब मार्केट में एंटर होगे, ट्रेड करोगे, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको सीख सकते हो। तो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते आना चाहिए अपने को। अगर जो भी लॉस करके जाते हैं, कैपिटल वाइप अप करते थे, वो लोग क्या बोलते हैं पता है, कि मार्केट एक सट्टा बाजार है, जुआ है। लेकिन कैसा है, इसको अगर ऑब्जर्व करें ना ध्यान से, आप मार्केट में प्रॉफिट कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रॉफिट को मैनेज भी नहीं कर सकते। और हमारे हाथों में भी नहीं होता है वो। हमारे हाथों में
सिर्फ एक चीज होती है जो लॉस को मैनेज कर सकते हैं। मैं निकल सकता हूँ, जल्दी से जल्दी निकल सकता हूँ, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि आज प्रॉफिट कितना होगा। राइट? तो हम प्रॉफिट को मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन जिस चीज को कर सकते हैं, जो कि रिस्क है, लॉस है, तो उसे तो मैनेज करो ना। वो तो हमारे हाथ में है। सो जो फिर स्टॉक अगर लेते हो आप, 500 पे निकलो या 1000 पे निकलो, वो हमारे हाथ में है। पर उसका अगर वो लॉस में है, तो उसको मैनेज करना सीखते आना चाहिए। अगर ये चीज आपने सीख ली, तो आपको मार्केट में पैसा कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो नेक्स्ट इस पे चलते हैं, जो स्टॉक मार्केट के कुछ लेसन्स है जो मैंने ऑब्जर्व किए अभी तक। जो भी है मैं मेरे एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। सो जो ये है, जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट लेसन है इसका, एवरीबडी ग्रो अप। तो यहाँ पे सबको क्या होना है, बड़ा है। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा। आप अगर कहीं बाहर घूमने गए और घूम के घर वापस आए और आपने वॉलेट देखा, उसमें 10 रुपए का नोट आपका गायब है, तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 10 रुपए ही तो है। आप ऐसा सोचोगे कि 10 रुपए ही तो है। अगर उसके जगह अगर आपका 5,000 का नोट, 5,000 का मतलब 2,000 या 5,000 रुपए गायब हो जाए, या फिर कोई भी अच्छी बड़ी महंगी चीज अगर मिसिंग हो जाए, तो आपको डर लगेगा, गुस्सा आएगा कि कहाँ गए मेरे पैसे। इसको कॉल करोगे, उसको कॉल करोगे, इसको पूछेगे, उसको पूछेगे। तो ऐसे सिचुएशन में या तो आप जो भी कीमती चीज खोते हो ना, तो ये चीज आप कभी नहीं भूल आप सकते मेरे भाई। ये आप कभी नहीं उसमें भूल आपको सकते। तो अभी यही सिचुएशन को अगर आप लॉजिकली देखते हो, यही सिचुएशन को आप लॉजिकली देखते हो, तो दोनों तरफ से गया क्या है, पैसे ही गए। बट अमाउंट ऑफ मनी जो है, जो आपकी रिएक्शन चेंज कर रहा है, कंप्लीटली चेंज की है। वो 10 रुपए की बात थी, ये 2,000 4,000 की बात है। तो जो मनी है, उसने अमाउंट ऑफ जो रिएक्शन है आपकी कंप्लीटली चेंज कर रखी है। क्योंकि जब 10 रुपए थे, तब जो आपका माइंड था ना, वो लॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड में था, और आप कभी इरेशनल डिसीजन नहीं लोगे। आप कहेंगे ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। सेम चीज मार्केट में, सपोज आप मार्केट में आते हो, स्टार्ट करते हो कुछ 1,000 या फिर 10,000 कैपिटल से आप एंटर करते हो मार्केट में। अगर 10% पोर्टफोलियो ऊपर नीचे भी हो जाता है आपका, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 100 रुपए, 1,000 रुपए प्लस माइनस हो गए, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। आप हमेशा रैशनलाइज डिसीजन लोगे। आप आपका आप आपका अगर अगर आपका 2,000 से 4,000 रुपए होता है, तो तब आपका यानी जो भी बड़ी चीज है, अगर कोई मिसिंग होती है, ज्यादा पैसे होते हैं, तो आपका इरेशनल डिसीजन लेना स्टार्ट हो जाता है। जो भी आप सोचते हो उस पर से भरोसा उड़ जाता है। सब यहाँ पे बात आती है तब इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड की, जो कि कीमती चीज अगर मिसिंग हो गई, तो डर लगने लगता है, एंजाइटी होती है, पैनिकनेस होता है। सेम सिचुएशन स्टॉक मार्केट में भी है। अगर आपने 10 लाख डाल दिए, अगर पोर्टफोलियो 10% है, प्लस या माइनस हो गया है, तो डर तो लगेगा ही। उसका मतलब 10% यानी 10 लाख के ऊपर 1 लाख रुपए प्लस माइनस ऊपर नीचे होगा, तो डेफिनेटली आपका पैनिकनेस बढ़ेगा। तो अगर आप अ, अगर आप ग्राफ में इन पैसों को देखते हो प्लस माइनस होते हुए, यानी कि पीएनएल स्टेटमेंट में जब आप ट्रेड लेते हो, तब अगर यहाँ पे देखते हो, तो सब अगर लॉस अगर देखा, तो भाई भरोसा उठ जाता है, लॉजिक कोई काम का नहीं। पोर्टफोलियो जो भी दिखता है, वो सब ऊपर चला जाता है। अगर कोई बोलता है भाई कि पोर्टफोलियो में भाई कुछ बता, क्या लूं एडवाइस,
अगर आप किसी को एडवाइस देते हो किसी शेयर की, तो भाई शर्त लगाता हूँ, जब आप एडवाइस देते होगा ना तो अगले वालों को प्रॉफिट ही होगा, हो जाएगा। बट वो आप अगर खुद करते हो आपके पोर्टफोलियो के इसमें, क्योंकि जब एडवाइस देते हो ना तब लॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, जब खुद के पोर्टफोलियो में जब बारी आती है काम करने की, तब अपने इमोशंस बीच में आते हैं। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया आपको कि कम अगर पैसे ये जाते हैं तो माइंड अपना डिफरेंटली बिहेव करता है, और अगर ज्यादा पैसे जाते हैं तो फियरनेस पैनिकनेस से सब कुछ बढ़ जाता है। जो कि लॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड ये अलग काम करता है, और अपने इमोशंस अलग काम करना है। तो मार्केट के बीच में कभी इमोशंस को नहीं इन्वॉल्व करना है। अगर आप इमोशन के साथ आ गए तो भाई नहीं टिक सकते मार्केट में, क्योंकि ऑपरेटर्स लोग पता है क्या क्या करते हैं, जब भी आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हो ना मार्केट में, वो लेवल तक लेके आते हैं। उनको पता रहता है ऑपरेटर्स क्यों कमाते हैं, उनको पता रहता है वो आपके इमोशन के साथ खेलते हैं। उनको पता है आप लोगों को अगर डरा दिया तो आप खुद ना खुद एग्जिट कर जाओगे। तो वो लेवल तक लाते हैं मार्केट, वो तो प्रॉफिट में ही रहेंगे उसके हिसाब से। लेकिन अपना अगर माइंडसेट चेंज किया आपने, अगर ऑपरेटर के माइंडसेट से मार्केट में अगर आपको काम करना है ना, जो 99 या जो 90% लोग सोचते हैं ना मार्केट के बारे में, उनसे अलग सोचना पड़ेगा, तब आप कुछ कर सकते हो। ऑपरेटर ये ऑपरेटर जो लोग होते हैं वो सब लोग रिटेलर्स के माइंड के साथ खेलते हैं। तो लेसन नंबर अभी 2 जो है, आई एम अनलकीएस्ट। सब लोग बोलते हैं, अभी कोई भी कर लो, एनालिसिस करो, कुछ भी एनालिसिस करो, स्टडी करो, या फिर कोई भी कॉल लो, कोई स्टॉक बाय करो या फिर किसी का फॉल करा करो। तो क्या होता है, जैसे ही हम एंटर होते हैं ना मार्केट में, जैसे ही अपने कॉल खरीद लिया, तो वो स्टॉक नीचे जाने लगता है। अगर आपने वो स्टॉक को बेच भी दिया तो फिर से ऊपर जाने लगता है। तो ये सबके साथ होता है, ऐसे नहीं कि आपके साथ ही हो रहा है, ये मेरे साथ भी हुआ है, इसके पहले बहुत बार हुआ है। तो ये सब चीजें जो है, कभी भी आप शेयर्स बाय करें, नीचे आने के बाद जो बेचता है स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है ऐसा बोलते हैं सब, लेकिन वो होता भी है। तो ये जो होता है ना, ये अपने माइंडसेट के ऊपर है। आप अगर आप अगर कोई भी ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो उसका प्लान आपके पास पहले से तैयार होना चाहिए आपके माइंड में, कि आप अगर वो स्टॉक में एंट्री कर रहे हो तो उसका स्टॉप लॉस और उसका टारगेट ये फिक्स रहना चाहिए। अगर आप इस चीज को फिक्स नहीं कर पा रहे हो, तो आप समझ लो कि गैम्बलिंग कर रहे हो भाई। ये इतना इजी नहीं, जितना आपको दिख रहा है ना इजी है स्टॉक मार्केट, उतना इजी है ही नहीं। वो करने के लिए बहुत गट्स लगते हैं। सिर्फ दिखने के लिए इजी रहता है, लेकिन जब आप खुद मार्केट में आते हो, अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो, तो ये सब चेंज हो जाता है। बट ये फैक्ट है, कुछ लोग जो है जो साइकोलॉजी बोलते हैं, तो ये साइकोलॉजी के साथ ऑपरेटर्स रिटेलर के साथ खेलते हैं। तो उनकी जो साइकोलॉजी ऐसी डेवलप की है उन्होंने, कि अगर स्टॉक मार्केट में कोई नॉर्मल पर्सन या आ गया है, बिगिनर्स आए या कुछ कोई भी आए, तो उनकी साइकोलॉजी वैसे डिजाइन की है कि हम लोग नॉट अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट। अगर आप अपने ही पोर्टफोलियो में देखने जाओगे ना, तो 10-20 रुपए बढ़ भी गए ना तो हम लोग क्या करते हैं, शेयर बेच देते हैं। अगर वही स्टॉक अगर आप होल्ड करते हो, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल बताया इंफोसिस का, और उस तो आप कोई भी स्टॉक देख लो अच्छा, वो लॉन्ग टर्म में अच्छा ही करता है, तो कई गुना ज्यादा ऊपर गया होता है। और एक बार अगर वो स्टॉक पोर्टफोलियो में नुकसान में आ गया, तो आप आसपास कोई बोल रहा भी होगा कि भाई स्टॉक मार्केट जो जुआ है जो बोलते हैं लोग, अगर
उन्होंने ऐसा बोला तो उनसे पूछना का भाई आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है। उनके पास ये आपको चिल्लर स्टॉक दिखेंगे, जो कि पेन्नी स्टॉक्स है, जो कि आर पावर जैसे स्टॉक दिखेंगे। तो किस किस के साथ नहीं हुआ ये, सब लोगों के साथ ही होता है। मैं कुछ अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ मार्केट के फैक्ट्स के ऊपर बोल रहा हूँ। तो मैं डेफिनेटली आपको अभी एक ये दिखाऊंगा, बैलेंस शीट दिखाऊंगा, उसके आर पावर का ग्राफ भी दिखाता हूँ, और एक दो एग्जांपल बताऊंगा कि कैसा रहता है ये। तो अभी चलते हैं ग्राफ के ऊपर। देखो ये स्क्रीनर डॉट कॉम पे फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ मैं। अगर इसका आप आर पावर का ग्राफ देखो, ये खत्म होने पे आ रहा है, ये पूरा खत्म होने के पे आ रहा है। अब इसका मैं आपको पब्लिक शेयर होल्डिंग दिखा था, ये पूरा ऊपर से नीचे आ गया है, लेकिन इसकी अगर शेयर होल्डिंग देखे ना, पब्लिक शेयर होल्डिंग देखो इसकी, इसकी पब्लिक शेयर होल्डिंग, लोगों ने इस शेयर को, स्टॉक को बाय किया है। ये फैक्ट है मार्केट का, ये स्टॉक पब्लिक ने बाय किया है। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये इतने परसेंटेज जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है, ये छोटे छोटे स्टॉक में दिखेंगे आपको, बड़े स्टॉक में नहीं दिखेंगे कभी, क्योंकि अपनी सोच ही वैसी है कि हम छोटे स्टॉक पे ज्यादा नजर रखते हैं। लेकिन वो कब बढ़ेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर आ गया, नीचे आ गया, ऊपर से नीचे आ गया। अभी ये वीआई का स्टॉक देखिए, इसका ग्राफ जो वे है वो ऊपर से नीचे आ गया है, ये भी खत्म होने पे आ रहा है, लेकिन तो भी लोगों ने भर भर के यहाँ पे खरीदे हुए हैं। ये जो दिख रही है पब्लिक शेयर होल्डिंग 22% वगैरह, ये इतने परसेंटेज है, इसकी परसेंटेज ही ज्यादा है। अगर इसके अब भर भर के स्टॉक दोबारा बाय किए, इतना स्टॉक ऊपर जाने के बाद नीचे आया, तो भी लोग अभी भी उसको खरीद रहे हैं। उसका पोटेंशियल उतना तो मुझे भी तो नहीं लगता कि है, जाएगा ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा ऊपर, लेकिन उसमें पैसे फंसाने से अच्छा है कि कोई अच्छे स्टॉक्स में डालो। तो इसका ग्राफ भी दिखाया मैंने, इसका शेयर होल्डिंग भी दिखाया, एक अच्छा स्टॉक भी बता दो एग्जाम्पल के लिए आपको। रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री का ग्राफ बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल ग्राफ है इसका, नीचे से अभी तक ऊपर ही है। ये है क्वालिटी स्टॉक, इसको बोलते हैं क्वालिटी। मारुति का देख लो, अपार इंडस्ट्री का देख लो, आइचर मोटर्स का देख लो, इन्फोसिस का, कोई भी बड़े कंपनी या छोटे कंपनी का एक आप ऑब्जर्वेशन करो मार्केट में कि इसका बिहेवियर कैसा है, आपकी इसकी शेयर होल्डिंग। ये अभी महंगा शेयर है, इसको महंगा तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन लोगों के हिसाब से महंगा है। तो इसकी अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग देखेंगे, जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता है ना, ये कम कम होते रहता है, इसमें इन्वेस्टर लोग कम है। वहां पे 15-20% वहां पे थे, यानी 12% के ऊपर ही थे। यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग कम है। किसी भी कंपनी में, कंपनी का ग्राफ देखो, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, आपको कम ही दिखेगा। ठीक है, तो ऊपर जाते वक्त कम ये होते हैं, ऊपर जाते वक्त जो टाइम लगता है उसको, शेयर को, कोई को स्टॉक बहुत आसानी से ऊपर चला जाता है। अब आप ही सोचो, अगर पोर्टफोलियो होता है तो, अगर अप नीचे होता ही भी है, तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट दिखा आपको तो 10 बार स्क्रॉल करते हैं कि कितना बड़ा कितना है, रिफ्रेश करते रहते हैं भाई। जब आपको लॉस होता है ना, तो फोन जो है वो हम जेब में रखते हैं, और जेब में रखने के बाद हम लोग खुद को ही बोल देते हैं कि मैं आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। सो जो ये जो साइकोलॉजी है, जो मार्केट ने बनाई है, जो लोगों ने बनाई है कि हम स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते, जब प्रॉफिट हो तो बार बार देखेंगे, उससे कंफर्टेबल भी हो जाओगे। लेकिन आपको ये भी आदत डालनी पड़ेगी कि जब लॉस में भी हो ना, तो भी अपने इसमें ये होना चाहिए, गट्स होने चाहिए उतने कि आप नुकसान भी झेल पाए। अगर मार्केट में आ रहे हो तो लॉसेस भी लेना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि हर रोज ही प्रॉफिट ही होगा। तो अब लेसन नंबर 3 के ऊपर जाके, इफ इट इज नॉट सिंपल देन देयर इज नो यूज। सिंपल नहीं तो कोई फायदा नहीं, ये बोलते हैं। जो बोलते हैं ना कि स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी लोग बोलते रहते हैं मार्केट में, कि ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, वो स्ट्रैटेजी अच्छी है, ये स्ट्रैटेजी सिखाओ भाई, वो स्ट्रैटेजी सिखाओ, बेस्ट स्ट्रैटेजी बताओ जिसकी एक्यूरेसी 90% अबव हो। तो अब तक ऐसे मार्केट में ये जो
मार्केट है ना, ये एक आइसक्रीम शॉप की तरह है, जिसमें हर बार नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं। नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं मार्केट में। कभी प्राइस एक्शन चलता है, तो कभी ऑप्शन सेलिंग चलती है, कभी स्टॉक ऑप्शन चलता है, कभी पी रेशो पे इस पे कोई कोई सिर्फ फंडामेंटल पे करता है, कोई टेक्निकल्स पे करता है। तो ये सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो कि 100% मार्केट में वर्क करती है। तो जैसे जैसे डिफरेंस आता है इसमें, ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, वैसे वैसे अपने भी माइंडसेट और जो भी सेटअप्स है वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट इसके लिए वर्क कर सकते हैं। तो ये लोग करते हैं जो, एग्जांपल मैं अभी खुद का ही देता हूँ। मतलब किसी किसी का कोई कोई फेवरेट स्टॉक होता है, जो उसके पीछे हम लोग लगे रहते हैं। जैसे मैंने भी मेरे ग्रुप में बहुत बार बताया, एक स्टॉक बताया जो भी मेरा पर्सनल फेवरेट है, आईआरएफसी। आईआरएफसी शेयर, मैं जब से आईपीओ लॉन्च हुआ तब से मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट में है ना, जो कि मार्केट में है, तो उनको सबको बताया था कि भाई ये स्टॉक उठाना है। पहले 1.5 साल वो कुछ भी नहीं चला। मैंने खुद 24-25 रुपए में खरीदा था 200 क्वांटिटी। तो सबको बताया था और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये शेयर ब्लास्ट करेगा फ्यूचर में। क्योंकि क्या है, जो रेलवे सेक्टर का एक्चुअली वो स्टॉक्स है, और कोई भी रेलवे का अगर काम, इंडियन रेलवे का काम विदाउट फाइनेंस ये कंपनी से होता ही नहीं, ये मोनोपोली कंपनी है। तो ये मुझे पता था कि लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा। अगर मैंने दिमाग लगाया होता इसके बजाय कि कोई स्ट्रेटेजी यूज करूंगा मैं, कि मैं टॉप पे खरीदूंगा, बॉटम पे खरीदूंगा, और टॉप पे बेचूंगा, बॉटम पे खरीदूंगा, टॉप पे बेचूंगा। अगर मैंने ऐसा किया होता ना, ये अगर मैंने साइकिल फॉलो की होती उसके वो स्टॉक में, तो आज मेरे पैसे सिर्फ डबल ही हो पाते। 3 साल में सिर्फ मैं 150 से 200% ही वो स्टॉक पे बना सकता था, उसमें मेरे ब्रोकरेज भी गया होता। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, कोई स्ट्रेटेजी वर्टेजी अप्लाई नहीं की। लेकिन मैंने हर बार ग्रुप में बताया जब जब उसमें ब्रेकआउट्स आया ना, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है उस स्टॉक्स पे, इसलिए मैं बता रहा था हर ब्रेकआउट पे बाय करो बाय करो, जिसको भी करना है। अगर नहीं किया होगा तो कर लो। मेरे पास तो 25 रुपए से ही था। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, वो तब से मैं होल्ड पे था, अब तक होल्ड पे था, जब तक मार्केट लास्ट टाइम डाउन नहीं आया था। जो ये फाइनेंशियल एंड के वक्त मार्केट थोड़ा डाउन आ गया था, तो वो स्टॉक की कैपेसिटी जो है वो स्लो डाउन हो गई थी, इसलिए मैंने वो निकाल लिए। लेकिन मैंने जो रिटर्न्स बनाए ना, वो 500% से ज्यादा बनाए। मैंने सिर्फ 5,000 लगाए थे वो स्टॉक पे, 2-3 साल 3 साल पहले। तो वो 5,000 के मेरे 32 प्लस बन गए उसमें। उसमें डिविडेंड्स जो भी मिला मुझे, वो तो अलग की बात है। तो उसमें मेरा ब्रोकरेज भी नहीं गया, और ना ही मैंने कोई स्ट्रैटेजी यूज की थी। मैंने सिर्फ, मुझे पता था कि ये कंपनी अच्छी है, ये फ्यूचर में अच्छा करेगी। मैंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था। और ये जो है ना, ये फैक्ट है कि पैसा जो है ना, वो अगर आपको अच्छा बनाना है ना, वो तो सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही बन सकता। जो भी आप, और लॉन्ग टर्म का ही वे जो है वो इजीएस्ट है। जो आपको इजी लगता है ना, इंट्राडे ऑप्शन, ये सब दोगलापन है मार्केट का। इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग तो पूरा माया जाल है, फंसा देगा, अच्छे अच्छे को फंसा देता है, रास्ते पे ला देता है मार्केट में। यहाँ पे कोई नहीं टिक सकता। जब आप पूरा अच्छा बेसिक क्लियर करते हो तो भी ऑप्शन को हाथ लगाना है, तब तक हाथ ही नहीं लगाना। मैं खुद ऑप्शन नहीं किया हो कभी, एक ही बार किया था। तब से अभी लास्ट मंथ से फिर से मैंने स्टार्ट किया। क्यों? कि मुझे, मेरे इस पे पूरा कॉन्फिडेंस है, जो कि मैंने पहले कभी ऑप्शन नहीं किया, लेकिन मैं अभी स्टार्ट किया हूँ। लेकिन वो जब मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ जिस ट्रेड पे, उसी में ही करता हूँ, बाकी मैं नहीं करता। तो अब एक एग्जांपल अगर देख लीजिए। अब कोई भी इन्वेस्टर ले लीजिए, इंडिया का या कोई भी बड़ा इन्वेस्टर का मैं बता दूं आपको, कि वॉरेन बफेट रहो, राकेश झुनझुनवाला हो, पीटर लिंच लो, विजय केडिया है, ये लोग क्या करते हैं, हंसी मजाक में आपको स्टॉक मार्केट बता देते हैं, और आपको लगता है कि ये तो बच्चों का खेल है। लेकिन जब उनको स्ट्रेटेजी पूछ लो ना, तो सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, भाई अच्छा स्टॉक अच्छी कंपनी ले और उसको सिर्फ होल्ड कर। तो आज तक किसी भी बड़े इन्वेस्टर से ये नहीं सुना मैंने कि उन्होंने कोई ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी यूज की है मार्केट में। यानी आप
और यही आप अगर किसी एनालिस्ट के पास जाते हो या फिर किसी भी फाइनेंशियल रिसर्च और किसी के भी पास जाओ जो कि ये ग्रुप सोर्स वगैरह चलाते हैं, जो कि मार्केट में अभी स्टॉक मार्केट का जो एजुकेशन का जिसको आता भी नहीं वो भी लोग क्लास ले रहे हैं आजकल। तो मैंने खुद ऑफिस में जो मेरा काम रहता है ना क्योंकि मेरा काम है सॉफ्टवेयर को ट्रेनिंग देना, तो मैंने वो भी चीज ऑब्जर्व की है। कोई कोई लोग ऐसा आते हैं कि भाई मुझे स्टॉक्स, मेरे पास कैपिटल तो कम है, 50-60 हजार, 1 ही लाख है, लेकिन मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। तो भाई मैं सीधा बोल देता हूँ उनको हाथ जोड़ के, भाई तू ये क्यों कर रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग में मत घुस, पहले से तो मत घुस, पहले तू बेसिक क्लियर कर ले अच्छे से, बाद में ऑप्शन पे आ। अगर तू आएगा तो ये सॉफ्टवेयर की तो कॉस्ट दे ही रहा तू, लेकिन खुद भी जाएगा, तो ये भी कितना भी कुछ भी यूज कर ले, इससे नहीं कमा पाए। जब तक तेरी साइकोलॉजी वो लेवल की नहीं है तब तक नहीं कर सकता। तो कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं रहती कि जो चलती है। अगर आप कोई एनालिस्ट के पास जाते हो ना तो ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स यूज करेंगे कि कभी ना आपने सुने होंगी ऐसी स्ट्रेटेजी, ये इंडिकेटर ले लो। कभी कभी का तो मार्केट में तो वो भी मिलते हैं इंडिकेटर्स, यहाँ पे बाय यहाँ पे सेल, ये सिर्फ स्पून फीडिंग के लिए होता है, लेकिन उससे आप कभी बड़ा पैसा कभी नहीं कमा पाओगे, उसमें सिर्फ गवाओगे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है अभी तक का, क्योंकि मैंने भी लॉसेस लिए है मार्केट में, तब जाके अभी पूरा स्टेबल हो गया। अब जो इन्वेस्टिंग है वो मेरी स्टेप बाय स्टेप होती है, ना कि मैं पूरी प्योरली इंट्राडे या फिर इसमें उसमें फोकस करता हूँ। मैं एक तो लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म या स्विंग, कभी कभी जब श्योरिटी रहती है तभी ऑप्शन में घुस जाता हूँ, अदरवाइज मैं हाथ भी नहीं लगाता उसको। और टाइम भी नहीं रहता मेरे पास डेली का ट्रेड लेने के लिए, तो मेरा मुझे जब टाइम मिलता है तब मैं करता हूँ। लेकिन जो मार्केट वॉच है मेरा वो डेली का है, कब क्या होता है, किस सिचुएशन में क्या हो सकता है, ये मैंने पूरे 3 साल में अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। तो आप अगर वो जो एनालिस्ट लोग रहते हैं ना, उनको अगर 5 मिनट आपको अगर बता देंगे वो ऐसा काम करेगा वैसा काम करेगा, ऐसे ऐसे नाम बताएंगा, ऐसी स्ट्रेटेजी बताएंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता। आप कितना भी ढूंढो ये आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ आपको माइंड डाइवर्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे ये सब चीजों में। बहुत इंस्टा पे, टेलीग्राम सब की तरह इतने इन्फ्लुएंसर बढ़ गए हैं इस चीजों में कि सब वो अपने कोर्स बेचने पे तुले हुए हैं। सब वही काम कर रहे हैं मार्केट में, खुद भी नहीं कमाए। विशाल मकनाम का अगर नाम सुना होगा ना आपने, वो पिछले पूरे 7-8 सालों में पूरा लॉस में ही है, वो ट्रेनिंग से ही कमाया है और वो भी उसने पैसा कमाया है। ऐसे बहुत सारे स्कैमर है। अभी रिसेंटली मैं पुणे में हूँ, तो यहाँ पे भारतीय शेयर मार्केट, किसी ने नाम भी सुना होगा तो पता नहीं, उसने सेबी से 20 करोड़ का उसको चार्ज लगाया, क्योंकि वो गारंटी देता है ना 1,000 टक्का रिटर्न बना के देगा करके मार्केट में। जो रजिस्टर्ड नहीं होते ना उनके, वो कर भी नहीं सकती, कॉल्स भी नहीं देता। मैं भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ उसके लिए, रिसर्च एनालिस्ट के लिए मेरा चल रहा है इक्विटी में। तो मैं भी जो कॉल्स देता हूँ इसलिए मैं डिस्क्लेमर डालता हूँ कि ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए, कितना भी मुझे आता हो, कितनी भी एक्यूरेसी हो, लेकिन मैं नहीं करता वो काम। तो अभी फोर्थ जो लेसन है मार्केट का वो है लॉसेस, नुकसान। अगर कोई भी शेयर लो, अगर आयचर कोई भी अगर शेयर ले उसमें आयचर मोटर, सपोज एक आयचर मोटर शेयर लेते हैं हम लोग, उसमें बैड न्यूज आ गई, उसमें बैड बैड न्यूज आ गई, कुछ इन्फ्लेशन आ गया, अगर ऐसा पता चला अगर कि ये सेल करना पड़ेगा अभी स्टॉक्स, ठीक है सब, तो अगर वो आप सेल करते हो ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सोच के, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपने वो स्टॉक प्रॉफिट में ही सेल किया, कोई बात नहीं, अगर प्रॉफिट में सेल किया तो, लेकिन तब भी वो स्टॉक नीचे आके ही ऊपर जाने ही वाला है, वो कई गुना ज्यादा रिटर्न देगा। तो सब मिलके अगर शेयर्स की बात करें ना, कोई भी शेयर में अगर अच्छे शेयर में इन्वेस्ट कर, गवर्नमेंट स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे हो, तो उसका बेनिफिट, जो स्टॉक डिविडेंड देते हैं आपको, बोनस देते हैं, स्प्लिट देते हैं, तो इसके बेनिफिट्स आपको मिलते रहते हैं। अगर आप राकेश झुनझुनवाला सर का अगर एग्जांपल अगर मैं बताऊं ना, तो उन्होंने टाइटन शेयर बाय किया था, तो उन्होंने कभी सेल नहीं किए, इतना मार्केट फॉल होने के बाद भी उन्होंने सेल नहीं किए, तभी भी आज वो बिग बुल कहलाती है पूरे इंडिया में। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है कि अपना जो भी प्रॉफिट
लेके निकलते हो ना न्यूज़ के वजह से, क्योंकि किसी ने बताया तो भाई ये शेयर गिरने वाला है, तो उसके चक्कर में बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। बट ऐसा सेम अगर मैं राकेश झुनझुनवाला अगर सर की बात करूं, उन्होंने जब इसमें इन्वेस्ट किए थे टाइटन कंपनी में, अगर आप भी करते हो, किसी भी कंपनी में करते हो, तो उसको एक बिजनेस की तरह समझो। अगर आप कोई स्टॉक्स लेते हो ना, सेल करते हो, और वो ऊपर जाता है, एक बार अगर ऊपर चला गया ना, तो आपकी फिर से हिम्मत नहीं होगी वो खरीदने की। तो जो ये फैक्ट है, बिजनेस की तरह अगर समझा, अगर राकेश झुनझुनवाला जो सर है, उसने जो टाइटन में जब इन्वेस्ट किए थे, तब उन्होंने क्या समझा था, उन्होंने कंपनी की पूरी एनालिसिस करी थी, उसका प्रॉफिट ग्रोथ देखा था, क्वार्टरली रिजल्ट देखे थे, नेट सेल्स देखे थे, ये सब पूरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इन्वेस्ट किए थे, ना कि वो बेचने के लिए। उन्होंने मार्केट के करेक्शंस भी देखे हैं, मार्केट 15% डाउन था ना, तब भी उन्होंने वो शेयर सेल नहीं किए थे। और उसकी जगह जो अपने रिटेल ट्रेडर्स रहते हैं, वो लोग पैनिक की वजह से भाई गिर जाते हैं। जब कोरोना जैसी सिचुएशन आ गई थी, तो तब भी यही सोच रहे थे लोग कि जब शेयर प्राइस, जब भी आप देखते हो ना, तो कोई भी इन्वेस्टिंग अगर करते हो किसी भी कंपनी को, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करो, ना कि वो शेयर की प्राइस देख के। अगर रिसेंटली भी, मैं कुछ दिनों पहले, या फिर जब फर्स्ट टाइम अभी रिसेंटली लास्ट मंथ फाइनेंशियल में एंड हुआ था, तो डिफेंस सेक्टर का मैंने स्टॉक बताया था, एचएएल स्टॉक बताया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स करके है। तो वो शेयर 2903 हजार पे था शायद। और तब बजट आ गया था, मैंने बताया था कि भाई बजट आ गया है, डिफेंस सेक्टर को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है ये बजट में इंडिया में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर वो, तो डिफेंस सेक्टर का सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा है, एचएएल। तो मैंने कोई दोस्तों को भी बताया था, तो वो बोल रहे थे कि भाई महंगा है 3 हजार। लेकिन वो महंगा नहीं है, उसकी वैल्यू उतनी है। उसका अगर पी रेशियो देखोगे ना, तो 10 के नीचे ही दिखेगा आपको। वो शेयर कॉस्टली नहीं है। अगर आप शेयर प्राइस देख के अगर इन्वेस्ट करते हो ना, तो अगर सस्ते शेयर में करते हो तो बढ़ने को डेफिनेटली टाइम लगेगा, लेकिन उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा जितना आप अच्छे कंपनी में डालो। अगर मैंने एचएल जो बताया था बजट के बाद, तब वो 2800 से 3000 रुपये चालू था। लास्ट 20 पिछले 20 दिनों में वो शेयर अभी 4000 पे है। मैंने इतने परसेंट की ग्रोथ देखी है उस स्टॉक में। तो ये सब होते रहता है मार्केट। तो अभी नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं, जो कि है, इफ नॉट नाउ देन नेवर। अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं करोगे भाई। तो अब जो भी स्टॉक मार्केट का जो दोगलापन है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कब ऊपर जाएगी या कब नीचे आएगी। मार्केट किसी का बाप का भी नहीं है। और ये किसी को भी नहीं पता है, किसी को भी लाओ आप ना, कोई सीएमए, सीएमए, कोई एनालिस्ट लाओ बड़ा, ये किसी को भी नहीं पता रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ये फैक्ट है मार्केट का। इसका अगर सीक्रेट जानना है तो सिंपल रूल है, वेयर द मार्केट मूव्स रीजंस फॉलो। ये बोलते हैं जहां जब मार्केट रहता है ना, मूवमेंट देता है, तब उसको फॉलो करना पड़ता है, यहाँ पे ट्रेंड फॉलो करना है। अब कि अगर टाइम पे अगर देखो, तो मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, ऑल टाइम हाई पर है। न्यूज कैसी जा रही है अभी इंडिया में, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ने वाली है, बीजेपी आने वाला है, इकोनॉमी उसकी बहुत बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। ये सब जो लोग हैं ना, ये न्यूज पे कैसे रिएक्ट करते हैं, हाई न्यूज पे। तो अभी जो चालू है मार्केट में, कि जो बोल रहे हैं कि मार्केट मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, तो हम गिरने का वेट करते हैं। और आज के ही कुछ मंथ पहले या फिर साल पहले, अगर यही मैं रीजन बोलूं, कि जब रिसेशन चालू था, कोरोना आ गया था, वार सिचुएशन थी, अभी रिसेंटली भी रशियन वॉर चालू था, इसराइल कुछ तो भी। तो वहाँ जो कोरोना की जो सिचुएशन थी, तब क्या बोल रहे थे, तब मार्केट में न्यूज कैसी फैल रही थी, कि उस समय न्यूज ऐसे आ रही थी कि भाई लगता है कि कल ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो डर की वजह से भी कोई को लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जिसके पास पैसा था, जिसको मार्केट की समझ थी, वो लोगों ने इन्वेस्ट किया कोरोना में। और आज वो लोग, उन्होंने बहुत ही पैसा कमाया है उस टाइम की सिचुएशन में। अगर आप सही टाइम ढूंढ रहे हो मार्केट में एंटर करने का, अगर सही स्टॉक प्राइस या फिर
कुछ भी अगर आप देख रहे हो एंटर करने का, तो आप ढूंढते ही रह जाओगे। आप परफेक्ट नहीं कर पाओगे इसको, कब एंट्री करना है करके। आप जो भी मार्केट कंडीशंस अभी है चालू, तो उसके हिसाब से जो भी फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस करोगे, तो उसके बेसिस पर ही आपको इन्वेस्ट करना है। तो कोई कोई लोग ऐसा बोलता है कि अच्छा, ये हो जाए, उस ये हो जाए, वो जाए, उसके बाद मैं कुछ आएगा तो मैं इन्वेस्ट कर लूंगा, वेट करेंगे। सो जो दोस्तों का ऐसा है, ये जनरेशन जो है ना अपनी इंडिया की, ये जो जनरेशन है वो बहुत लकी है, जो कि हम लोग भारत देश में पैदा हुए हैं, कि जहाँ पर बहुत मैसिव ग्रोथ होने के चांसेस है, बहुत ज्यादा है। अगर कोई बोलेगा ना कि अगले 40 साल भारत के नहीं है, तो जाके फैक्ट्स देख लो, सेंसेक्स देखो, निफ्टी देखो, और उसके रिटर्न्स देखो, और किसने कैसा परफॉर्म किया है वो भी देखो। अगर वो समय में, अगर ये वक्त में कैसा समय जो है ये बहुत ऊपर, अभी आने वाला जो समय है ना वो भारत के लिए बहुत ऊपर जाएगा। और अभी से अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दोगे, तो ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिटर्न बना के देगा। ये देश तुमको करोड़पति बना के छोड़ सकता है, अगर तुमको पसंद हो या ना हो। अगर ये देश में आप किसी भी स्टॉक में और किसी भी इंडेक्स फंड में या किसी भी स्टॉक्स में अगर 2 से 3 हजार हर मंथ में इन्वेस्ट करते हो अगले 30 से 40 साल के लिए, तो ये मार्केट आपको करोड़ों रुपए दे सकता है। अगर आप बोलोगे कि भाई इन्फ्लेशन कहाँ पे गया, इन्फ्लेशन का क्या, तो अगर मैं 5 से 6% इन्फ्लेशन भी अगर कंसिडर कर लूँ ना, तो भी आज के 1.5 CR तब के 8 करोड़ हो सकते हैं, 8 CR हो सकते हैं। आज के टाइम में अगर FDV में अगर 1.5 करोड़ डाल दिए, तो भाई लाइफ सेट है। ये देश जो है ना आपको बहुत पैसा बना के दे सकता है। ये इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है बहुत पैसा बना के दे सकता है, अगर इन्वेस्ट करना, अगर सही से इन्वेस्ट किए करना शुरू कर दिया आप लोगों ने तो। इस देश की जो ग्रोथ है, मैं आप सब लोगों को इसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहूंगा। मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर और मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर ही आपको मैं बता रहा हूँ। अगर 2008 की बात करेंगे ना, तो FIS फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर जो रहते हैं, उन्होंने 528 बिलियन का सेल किया था इंडियन स्टॉक मार्केट में, और तब 16% मार्केट डाउन था। और इस बार 2022 में 2 ट्रिलियन का, उससे ज्यादा का सेल किया है, पर इस बार मार्केट ना 608% गिरा है। तो आप ऑब्जर्व करो, ये सब तब की बात और अब की बात, उससे ज्यादा सेल किया भी तो भी इंडियन मार्केट को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। यही अपने देश की पावर है, अपने इंडियन स्टॉक मार्केट की पावर है, जो कि तेजी से बढ़ रही है। अब आपको डिसाइड करना है कि किस जगह आपको इन्वेस्ट करना है और कैसे करना है। ये आपको तो खुद ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि खुद इसको इन्वेस्ट करके आपको खुद अमीर बनना है या नहीं, वो सिर्फ आपके ऊपर डिसाइड है। आपको सिर्फ वही घिसी पिटी जिंदगी जॉब के भरोसे जीनी है, मिडिल क्लास बन के। क्या अगर आपको देश में अपने मार्केट में पैसा बनाना है, कमाना चाहता है, अगर आप इस देश में अगर इस स्टॉक मार्केट में अगर पैसा नहीं कमा पाते हो फ्यूचर में, तो इसमें ना ही आपकी गलती होगी, ना आपके माँ बाप की होगी, ना अपने फ्रेंड्स की होगी, इसमें सिर्फ गलती सिर्फ आपकी होगी। अब ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको क्या लगता है क्या नहीं। जितना मेरे इसमें था मैंने वो बता दिया, जो कि आया। तो ये मेरे साइड से है। तो आपको अभी क्या करना है, मुझे सिर्फ फीडबैक देना है पर्सनली। जो भी लोग ज्वाइन किए हो सब जो मार्केट में, ये वेबिनार जो जिसने भी ज्वाइन किया है, वो मुझे फीडबैक देगा कि आपको क्या लगा इसमें। ये तो मेरा फर्स्ट वेबिनार था, मैं ऐसा भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि ये बहुत अच्छा हो गया। ये मेरी शुरुआत ही है अभी की। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है, तो मैं आपके लिए कोर्स भी लॉन्च करूंगा। तो उसकी चिंता मत करो आप कि मैं मेरे जैसे भी टाइम मैनेज होगा मैं आपके लिए ट्राई करूंगा।
और अभी जो ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ मैं, जो फ्री Q&A सेशन रहेगा, जो हर वीकेंड में ही रहेगा। आप कुछ भी मेरे से मार्केट के सवाल पूछ सकते हो, कोई भी स्टॉक का एनालिसिस पूछते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। और मैंने अगर कोई स्टॉक्स बोला, मैं अभी ग्रुप भी क्रिएट करूंगा Q&A का, उसमें आप सवाल पूछते हो, जब भी मैं आपके क्वेश्चन देखूंगा उसके आंसर भी जरूर करूंगा। और जो भी आज आपने सीखा है, या फिर आपको मुझे कुछ सजेशंस देना है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वो भी मुझे डेफिनेटली आपकी तरफ से चाहिए। आपका रिस्पॉन्स ही मुझे अप्रिशिएट करेगा अगली जो भी चीज़ होंगी वो करने में। तो ये सब चीज़ें है। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है आज के रिगार्डिंग, तो वो पूछ सकता है। दैट्स इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग वेबिनार। किसी को अगर क्वेश्चन पूछना है तो टेक्स्ट कर सकता है ग्रुप में। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। एम शेअरचं काय करायचं? सर माझा एक क्वेश्चन आहे. बोला। माझ्याकडे येस बँकेचे 14,000 शेअर्स आहे. ओके। तर त्याला मी होल्ड करू की अजून म्हणजे या टाइम मी ऍक्च्युली ते ₹13.70 घेतले होते. ओके, म्हणजे बायबॅकला घेतले होते का? हा, मला आता 1.5-2 वर्ष झाले त्या शेअर घेऊन. या लॉकडाऊन नंतरच घेतलं होतं मी. जस्ट त्याचा क्रॅश आला होता ना येस बँकेचा, हां हां. त्याच्यानंतर 3-3.5 महिन्यांनी. ओके. तर त्याच्यामध्ये सेलिंग चालू आहे का आता? कारण की मागे फ्रीज झालेले होते. हा, त्याच्यामध्ये सेलिंग बाईंग अँड चालू आहे सेलिंग आता. फ्रीज केली होती. हो हो, नाही नाही, चालू आहे आता. चालू आहे ना? तर काही नाही, हा होल्ड हा, करू चालू आहे. शकता, असं काही नाही. पण त्याची ग्रोथ कधी होऊ शकते याची गॅरंटी नाही सांगू शकत कोणी. ते नाही आता सर, सर पण कंपनीच्या सगळ्या चार ह्याच्यावर डिपेंड चार करते. दिवसाआधी, हा सर, 4 दिवसाआधी त्यांचा पॉझिटिव्ह रिझल्ट आला होता. ओके. सगळ्यात जास्त रिझल्ट म्हणजे बँक निफ्टी म्हणजे बँकिंग सेक्टरमध्ये त्यांनी सगळ्यात जास्त पैसे यावेळेस पर्सेंटेज वाईज कमवलेले आहे. ओके. आणि स्टॉक किती ग्रो झाला त्याच्यानंतर? त्याच्यानंतर पकडून या ₹13.5-14. ओके, म्हणजे जास्त ग्रोथ नाहीच दिली जेव्हापासून इन्व्हेस्ट केले तेव्हापासून. हा, ₹14, कारण की मी तो डमी डमी स्टॉक टाइप घेतला होता तो हा, ऍक्च्युली. पेनी स्टॉक्सच आहे तो. हा हा, नाही नाही नाही, माझं असं पेनी स्टॉक नाही आहे तो. हा हा सर, माझं बोला बोला प्रेफरन्स बोला. असं असतं की जे छोटे स्टॉक्स असतात ना, हा. त्याच्यामध्ये जास्त म्हणजे पैसा टाकण्यात किंवा म्हणजे टाकायची असेल तरी फार कमी शेअर्स घेऊन सोडून द्यायचे त्याला. जे क्वालिटी स्टॉक्स असतात नाही नाही सर, त्याच्यामध्ये. ऍक्च्युली कसं आहे, त्याचा क्रॅश होण्याआधी तो 347चा होता. ज्याचा ओके. हाय होता 347 होता. त्याच्यानंतर जसा 12 मार्चला 2020ला 21ला ₹6 गेला, 51 वरती गेला होता. त्यानंतर 19 तारखेला ₹5 आला होता. त्यावेळेस मी 3 महिने होल्ड केला. ओके. म्हणजे मी नाही घेतला. त्याच्यानंतर ₹11.13 काही शेअर्स घेतल्या आणि ₹13.70 काही शेअर्स घेतल्या. ओके, म्हणजे ऍव्हरेज झाला. आता तुम्ही ओव्हरऑल प्रॉफिट मध्ये आहे का? हा, ओव्हरऑल प्रॉफिट मध्ये डबल आहे माझी इन्कम. हा, तर मग काढू शकता, असं काही नाही. पण त्याच्यापेक्षा कसं जर म्हणजे ऍक्च्युली, आणखी म्हणजे काही प्रॉफिट बुक करून घ्या. जेवढे तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट केले ना तेवढी राहू द्या त्याच्यामध्ये, काही हरकत नाही. आणि जेवढा प्रॉफिट झाला त्या प्रॉफिटच्या भरोश्यावर तुम्ही आणखी वेगवेगळे शेअर्स बाय करू शकता. सर मला अजून एक विचारायचं होतं हम्म, की स्मॉल स्टॉक शेअर्स म्हणजे जसं कमी पैशाचे शेअर्स जे असतात, हा. ऍक्च्युली मीन्स अंडर 1000, हम्म. त्याच्यामध्ये ग्रोथ कशी असते, म्हणजे किती पर्सेंट रिटर्न देतो तो सेक्टर? 1000च्या खालचे तर खूप चांगले असतात. मी फक्त कन्सिडर काय करतो, जे 20-30 रुपयाच्या खालचे असतात ना, 50 रुपयाच्या खालचे, ते पेन्नी स्टॉक्स ज्याला म्हणतो आपण, त्याच्यामध्ये तितकी फास्ट ग्रोथ होण्याची ताकद नसते. खूप कमी असे
शेअर्स असतात की ते फास्टली ग्रो, जसं जसं आरव्हीएनएल, आयआरएफसी, सुझलॉन वगैरे हे सगळे स्टॉक चालले, अच्छा पण अच्छा प्रत्येक स्टॉक चालन याची गॅरंटी नाही राहत. तर अच्छा अच्छा काही स्टॉक असे पण ऍक्च्युली आहे, एनएसपीसी वगैरे खूप जे याच्यातले आहे, मिडल सेक्टरचे स्टॉक्स आहे, जे की एकदम अंडर रेटेड आहे. तर ते पण स्टॉक खूप चांगले परफॉर्म करतात. तुम्ही 100 रुपयाच्या वरचे काय आयडीएफसी फर्स्ट बँकला जरी आता कन्सिडर केलं तरी पण तो लॉंग टर्म साठी खूप चांगला शेअर्स आहे. त्याच्यानंतर सर मी तुमच्या 200. बोलण्यावरून सर तुमच्या बोलण्यावरून मी आता 3 महिन्याआधी एसबीआयचा शेअर घेतला 607 रुपयामध्ये. ओके. तुमच्या ग्रुपमध्ये ऍड केलं होतं त्यावेळेस मी 607 रुपयामध्ये तुमच्याच बोलण्यावर म्हणजे मी माझं अनालिसिसही केलं होतं. ओके. आणि बँकिंग सेक्टरमध्ये 607 आता तो 780-82 रुपयापर्यंत गेलेला आहे. त्याला पुन्हा होल्ड करायचं आहे की काय काय करायचं काय माझा एसबीआय रिटर्न तर एसबीआय निघालेला आहे. एसबीआय बिंदास होल्ड करू शकता, 1000 रुपयापर्यंत आणखी जाणार. जास्त शेअर्स नाही घेतले त्याच्यामध्ये 600 400 तेच आणि की 200 एसबीआय 600 शेअर, टोटल. एसबीआय शेअर विकूच नका. जसा आहे तसा राहू द्या, वाटल्यास आणखी घेऊ शकता, असं काहीच नाही. तो शेअर चांगला, जे क्वालिटी शेअर्स आहे ते विकण्यात काही अर्थ नाही. त्याच्यामध्ये लॉंग टर्म मध्ये चांगले पैसे बनवू शकतात. सर इंट्राडे मध्ये जर आपण हे जर आता ऍक्च्युली कसं आहे इंट्राडे स्टॉक्स मध्ये इंट्राडे केलं तर चालेल का? स्टॉक्स मध्ये जर तुम्हाला इक्विटीचा चांगला एक्सपिरियन्स आला असेल तरच करा. अदरवाईज मी डिरेक्टली कसं कोणाला प्रिफर नाही करत इंट्राडे करायसाठी. अच्छा जर अच्छा तुमचा पूर्ण प्लॅन फिक्स असेल, तुमचा एंट्री क्रायटेरिया, एक्झिट क्रायटेरिया, पहिले आपल्याकडे प्लॅन आपला माइंड मध्ये फिक्स असायला हवा, की आपण कुठला पण शेअर मध्ये जर एंट्री करायचं आहे त्याच्या आधी आपल्याला त्याचा टार्गेट किती असला पाहिजे आणि स्टॉप लॉस किती, म्हणजे आपला लॉस किती असला पाहिजे हे आपल्याला प्रॉफिट पेक्षा जास्त लॉस माहिती पाहिजे, आपण किती लॉस झेलू शकतो. जर हे प्रॉपर ऍक्च्युली डिसिप्लिनने जर मार्केटमध्ये काम केलं ना, 100% मार्केटमधून पैसा कमवता येतो. जर प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो नाही केली. ऍक्च्युली ऍक्च्युली मी फेब महिन्यामध्ये 97,000 रुपये मी स्टॉक्स मध्ये काढले होते इंट्राडे ओके. मध्ये. हम्म. त्याच्यानंतर मार्च महिन्यामध्ये मी पुन्हा 70,000 काढले होते. तर एप्रिल महिन्यामध्ये मी ओव्हरऑल मायनस झालोय. ऍक्च्युली मी 1,20,000 रुपये मायनस झालेलो आहे. ओके. तुम्ही सर आहेत म्हणजे एकाच कुठून? दिवशी सर मी नागपूर निकेश गावंडे. ओके ओके. हा तर तुम्ही इंट्राडे पण डेली करत असता का? हो माझं ऑप्शन ट्रेडिंग आणि इंट्राडे मी मला 4 वर्ष झाले आता. ओके ओके, मला सांगितलं होतं ऍक्च्युली तुम्ही. आता हा आठवलं, सर. कारण की यावर ते वेगळं नाव दिसतंय ना तुमचं, आता तुम्ही नाव घेतलं त्यामुळे मला आलं लक्ष. हो सर हो सर. आणि मी पण कसं आहे फुल टाइम म्हणजे याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असतो, पण डेली ट्रेड्स वगैरे कधी घेत नाही. पण आता इतके जण जॉईन आहे, मी एक काम करतो, एक हे दाखवतो माझे सीट्स जे राहायला दाखवायचं. मी फक्त ते जनरल्स मेंटेन केलं आहे माझ्या, आणि त्या हा सर जेव्हापासून तुम्ही मला पाठवले होते. हा हा पाठवला होता. तुम्ही मला पर्सनली पाठवले होते आय थिंक. ओके ओके. हा सर. सर मग मी आता जसं आपलं काय म्हणते म्हणजे ऍक्च्युली मला त्याबद्दल माहिती नाही आता जसं एस बँक आहे याच्याबद्दल एवढं मला नॉलेज नाही आहे. ऍक्च्युली मी त्याला परफेक्ट अनालिसिस नाही केलेलं आहे. ओके. बट मला त्याच्यावरती थोडा म्हणजे हे पाहिजे होतं. त्याच्यातला बघून मला ऍक्च्युली एक्झॅक्ट काय चालू आहे त्याच्यामध्ये सिच्युएशन बघावं लागेल. कारण की डिरेक्टली असं कुठल्या स्टॉक बद्दल सांगणं, कारण मी त्या स्टॉकला कधी फॉलो नाही केलं आजपर्यंत हो तरी. मी अच्छा अच्छा. येस बँकला तर अजिबात नाही केलं मी, छोट्या स्टॉक कडे लक्षच नाही देत, पहिली गोष्ट म्हणजे. नाही, नाही, सर तो 350चा होता 350 अबोव गेला होता तो सर. हा तेव्हा होता, पण त्यानंतर क्रॅश झाल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये न्यूजेस आल्या म्हणजे की त्याला बँक. काय झाल्यानंतर 5 रुपयापासून पुन्हा 41 पर्यंत गेला होता. 41 पासून पुन्हा रिटर्न आला होता 23 पर्यंत. 23 पासून पुन्हा यांनी 32-37 पर्यंत गेला. आता पुन्हा रिटर्न आलाय आणि बॅक साईड आलेला आहे. हो ते मला माहिती आहे, बघितलं आहे मी त्याचा चार्ट. Yes, sir. त्याचं बघावं लागेल एकदा, पण जेवढे पण हे असतात ना आता छोटे स्टॉक्स, त्याच्याकडे जरा हा, sir. कमी अमाऊंट मध्ये ठेवायचे. जेवढे इन्व्हेस्ट केले आपले तेवढे राहू दिले तर चालते, जेवढे पण प्रॉफिट राहते छोट्या स्टॉकवर ते काढून घ्यायचे आपण. ओके ओके थँक्यू सर थँक्यू सो मच. और किसी को कुछ पूछना है?
हॅलो. हॅलो. पियुष सर, मला अजून एक गोष्ट सांगायची म्हणजे बोलायची आहे. बोला. ऍक्च्युली तुम्ही जे स्टॉक देता, तुम्ही हा. जितके स्टॉक देता ते मी पूर्ण पाहिलेलं आहे. तुम्ही ज्या वेळेस पासून मला म्हणजे ग्रुपमध्ये ऍड केला, मी पूर्ण पाहिलेलं आहे, पूर्ण अनालिसिस केलं त्या स्टॉकचं. ओके. तुमचे जेवढे स्टॉक येतात 95% तुमचे करेक्ट आहे. ठीक आहे. हा. 95% करेक्ट आहे. बट ऍक्च्युली त्यांचं अनालिसिस सोबत तुम्ही जर ते स्टॉक जर प्रोव्हाइड करत असाल म्हणजे ग्रुपमध्ये, तर ते आणखी फार छान होऊन जाईल. तर आम्हाला पण नॉलेज येईल त्याबद्दल. हा, त्याच्यासाठी मी हे सगळं चालू केलंय आता. आता जो Q&A चा वेगळा ग्रुप बनवणार आपण, त्याच्यामध्ये जे पण रिझन्स राहील ते मी पोस्ट करणार. त्याचं जेवढे पण जण ग्रुपमध्ये ना, काही काही जण मला विचारतात, असंच नाही का फक्त महाराष्ट्रातले लोक आहे आपल्या ह्याच्यात, फार कमी जण आहे, पण काही काही जे आहे ते कोलकातावरून आहे, दिल्लीवरून आहे, जे माझ्यापेक्षा पण लहान आहे, ते मुलं मला विचारतात कि भैया ये स्टॉक का क्या एनालिसिस है, ये कैसा परफॉर्म करेगा. एका एकाचं नाव नाही घेत मी आपल्याकडून, ग्रुपमध्ये होता, त्यांनी मी सांगितलेला स्नोमॅन लॉजिस्टिक्सला 2,000 क्वांटिटी बाय केला ₹83 वर. त्याला मी आताही होल्ड करायला सांगितलं, कारण त्याने चुकीच्या टाइमवर गेला. मी त्याला सांगितलं तर 57 अबव ग्रुपवरचा कॉल होता, आणि त्याच्यानंतरही तो वरती जाणार, पण त्यानंतर मार्केट क्रॅश झालं, तर तो खूप लॉस मध्ये आता. त्याला म्हटलं फक्त मी होल्ड कर, मैं जो भी शेयर लेता हूँ बोले वो गिर ही जाता है. त्याच्यामुळे कसं इम्प्रुव्हमेंट होईल सर आमची. हा हा. कारण की ऍक्च्युली आम्हाला इक्विटीमध्ये एवढं म्हणजे नॉलेज नाही. आम्ही कसं डायरेक्ट इंट्राडे आणि ऑप्शन ट्रेडर वाले आहे. आताचे जे सगळे जनरेशन आहे ना, ते जास्त जे पैसे जिकडे दिसतात ना तिकडेच धावतात. आणि माझंही तसंच झालं होतं सुरुवातीला, मी पण लॉसेस केले, पण आता जो गोल आहे तो इक्विटीचाच आहे माझा. मी असं नाही की नाही करत इंट्राडे, चान्स मिळाला तर करतो. लास्ट 6 मंथ झाले मी त्या कंपनीमध्ये ऍज अ मार्केट अनालिस्ट आहे. पहिले तर जॉब पण नव्हता, काही नाही. मी सुरुवातच खूप कमी बचत, माझा पोर्टफोलिओ पण असा काही मोठा नाही, आणि माझ्या पोर्टफोलिओमध्ये असे खूप स्टॉक्स पण नाही दिसणार तुम्हाला. लिमिटेड आहे जे. तुमचे तुमचे जे स्टॉक्स आहेत, स्टॉक इम्प्रुव्हमेंट म्हणजे स्टॉक तुमचे जे सिलेक्शन स्टॉक आहे ते खूप इम्प्रुव्हमेंट आहे. ऍक्च्युली त्याचा रिझल्ट खूप इम्प्रुव्हमेंट वाला आहे. हा, आणि 95% त्याच्यामुळेच मी करेक्टच टाकणं आहे. चालू केलेलं आहे पोस्ट. त्याच्याचमुळे करत असतो की माझी अॅक्युरेसी वाढावी, परत माझं नॉलेज वाढावं, आणि माझ्या नॉलेज थ्रू मी लोकांना पण एज्युकेट करावं याबद्दल. हाच माझा मोठो आहे. ओके ओके सर, तुमच्या वर्कला फार अप्रिशिएट करतोय मी. खूप छान थँक्यू वर्क आहे थँक्यू. तुमचं. हे ओके, जे सुरुवात आहे, जर सपोर्ट मिळाला तर आणखी खूप काही करू या फील्डमध्ये. काही हरकत नाही सर, देवाची कृपा असेल सगळंच काय होऊन जाईल. सो ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग माय वेबिनार. तो लेफ्ट करते अभी. सब जन ने पर्सनल फीडबैक देना है मुझे व्हाट्सएप पे, जो भी कुछ सजेशंस होंगे किसी के, कुछ भी होगा. लेकिन जितने भी जनों ने ज्वाइन किया है वो सब लोग प्लीज उसका फीडबैक दीजिए. वैसे मैं आपके लिए कुछ ना कुछ शेड्यूल करूंगा और कुछ ना कुछ बनाऊंगा. इससे आपको ही हेल्प मिलेगी ज्यादा, मेरे से ज्यादा आपको ही हेल्प मिलेगी. सो फीडबैक जरूर दीजिए. चलो फिर बाय, गुड नाइट. गुड नाईट.